नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत के पड़ोसी राज्य और इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में। इससे पहले की क्लास जो हमने की थी उसके अंदर आपको मैंने भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरी स्थिति के बारे में बताया था और भारत का किस गोलार्ध में स्थित है ये हम पढ़ चुके थे। कुछ चीजें लास्ट क्लास में रह गई थी, उन चीजों को हम और कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पर। जैसे हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कराया था उसको थोड़ा सा बैकअप में रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने भारत की अक्षांशीय स्थिति के बारे में कंप्लीट कर लिया था, जो 8 डिग्री से स्टार्ट होती है और नॉर्थ में 37 डिग्री तक भारत की अक्षांशीय स्थिति देखने को मिलती है। इसी तरीके से पूरब में 68 डिग्री से लेकर पश्चिम में 68 डिग्री से लेकर पूरब में 97 डिग्री तक भारत की स्थिति, 97 डिग्री 25 चैनल ईस्ट तक भारत की स्थिति देखने को मिलती है। हमने ये भी समझा था कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार लगभग बराबर है, लेकिन फिर भी इसकी उत्तर से जो दक्षिण की दूरी है, तो ये अक्षांशीय देशांतरी विस्तार हमें क्या लगभग जैसे 30 डिग्री का जो डिफरेंस है वो अक्षांशों में आता है और 30 डिग्री का डिफरेंस ही हमारा देशांतरों के मध्य देखने को मिलता है। मतलब इस 97 डिग्री से आप 68 में जाओगे तो इसमें 30 डिग्री का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। तो अक्षांश के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री का देखने को मिलता है। इसी प्रकार इस उत्तर से दक्षिण के पॉइंट में जाएंगे तो इस उत्तर से दक्षिण के बिंदु को जब हम मिलाते हैं तो यहाँ पर भी लगभग जो अंतर है वो 30 डिग्री का देखने को मिलता। तो इसका मतलब है कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार लगभग बराबर मिलता है, लेकिन जब हम इसकी किलोमीटर में दूरी की बात करते हैं तो किलोमीटर में दूरी की बात करते हैं तो पूरब से पश्चिम की दूरी 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर मिलती है। तो ये अंतर किस कारण से आया था ये हमने समझा था, जिसका प्रमुख कारण था कि अक्षांशों के मध्य की जो दूरी है वो सभी स्थानों पर लगभग बराबर रहती है, जबकि हम जब देशांतरों का अध्ययन करते हैं तो देशांतरों के मध्य की जो दूरी है वो भूमध्य रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर न्यूनतम देखने को मिलती है। अगर ये भूमध्य रेखा तो ये देशांतर इस तरीके से ड्रॉ होते हैं। तो देशांतर में क्या होगा कि देशांतर में विषुवत रेखा पर तो जो दूरी है वो मैक्सिमम मिलेगी और पोल्स पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो आपकी मिनिमम देखने को मिलती है। मतलब मिनिमम मतलब 0 किलोमीटर आपको मिलेगा और मैक्सिमम में 111 किलोमीटर मिलेगा। और देशांतर के बीच की जो दूरी होती है वो भी लगभग 111 किलोमीटर के लगभग हमें देखने को मिलती है। इसलिए अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार तो बराबर होता है, लेकिन वास्तविक जो किलोमीटर में दूरी है वो पूरब से पश्चिम की कम और उत्तर से दक्षिण की ज्यादा होती है। इसके साथ ही हम यहाँ पर कर्क रेखा के बारे में कंप्लीट कर चुके थे। तो कर्क रेखा के बारे में हमने कंप्लीट कर दिया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद हमें यह समझना है आज की क्लास में कि जो अंतरराष्ट्रीय ग्रीनविच रेखा है और भारत का जो हमने मानक रेखा का निर्धारण किया था आईएसटी, तो जो हमने कल आईएसटी के बारे में पढ़ाया था इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, जिसको हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से जानते हैं, तो इसके बारे में कल की क्लास में थोड़ा सा रह गया था। उसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे 10-15 मिनट और उसके बाद फिर हम नए टॉपिक पर इंटर कर जाएंगे। बस 1-2 क्लासों के अंदर ये आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की अगर हम बात करेंगे तो ये भारत में किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसमें टोटल 8 राज्य आपको देखने को मिलते, सॉरी 5 राज्य देखने को मिलते। पहला उत्तर प्रदेश मिलेगा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश देखने को मिलता। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ही इसका समय का निर्धारण किया जाता है। हमने कल यह भी समझा था कि आखिर 82.5 डिग्री को ही भारत का समय मापन क्यों निर्धारित किया जाता है, तो इसका भी हम कारण कल पढ़ चुके थे कि ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करती, क्योंकि भारत का पश्चिमी जो देशांतर है वो लगभग 68 डिग्री है और इस तरफ का जो देशांतर है वो लगभग 97 डिग्री है। तो इसको अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ 68 में से माइनस करोगे तो 68 में से 82 माइनस करेंगे तो 14 या 15 का डिफरेंस आता है, और इस साइड भी अगर हम 97 में से 82 माइनस करेंगे तो 14-15 का डिफरेंस आता। मतलब जितनी दूरी पूरब से मध्य से पश्चिम में उतनी ही दूरी मध्य से पूरब पे मिलती है, इसलिए इसको भारत का मानक समय का निर्धारण रेखा माना जाता है।
और मैंने कल ये भी बताया था कि 7.5 डिग्री से ग्रीनविच रेखा के 7.5 डिग्री के गुणांक के आधार पर मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो देशांतरों का निर्माण होता जाएगा। यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। हमें ये क्लास यहां से कंटिन्यू करना है कि ग्रीनविच मेरिडियन जो 0 डिग्री मेरिडियन है हमारा, तो इस ग्रीनविच मेरिडियन में और उज्जैनी मेरिडियन में आखिर क्या डिफरेंस है। तो इस क्लास को हमें यहां पर कंप्लीट करना है कि ग्रीनविच मेरिडियन और उज्जैनी मेरिडियन में क्या डिफरेंस हमें मिलता है। अब यहां पर इस मैप को अगर आप देखोगे तो इस मैप के अंदर ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही, जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है यहां पर, ये हमारा कहलाता है ग्रीनविच मेरिडियन, 0 डिग्री मेरिडियन। ये पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में हमारा डिवाइड करता है और इसी को हम ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं और इसी जगह से पूरे विश्व का समय का निर्धारण किया जाता है। लेकिन अगर इससे पहले, तो ऐसा नहीं है कि जब ये रेखा थी उससे पहले समय का निर्धारण नहीं होता था। तो इस रेखा के निर्धारण से पहले पृथ्वी को इस पॉइंट से, इसको कहा जाता था 0 डिग्री मेरिडियन, जो मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन, भारत के मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन से होकर गुजरती थी। जो रेखा भारत के उज्जैन से होकर गुजरती थी उसी को हम क्या मानते थे, उज्जैनी मेरिडियन के नाम से जाना जाता था। तो इसका मतलब है प्राइम मेरिडियन तो बाद में आया, ग्रीनविच मेरिडियन बाद में आया। उससे पहले हमारे देश में पूरे विश्व का जो मापन था वो उज्जैनी मेरिडियन से किया जाता था। अब समझें जरा, द ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट मेरिडियन, देयर वाज अदर इन द पास्ट। तो ग्रीनविच यामनोत्तर पहली प्रधान यामनोत्तर रेखा नहीं है, अतीत में और भी कई प्रधान यामनोत्तर रेखाएं हमें देखने को मिलती थी और उनमें से एक रेखा हमें हमारे देश में देखने को मिलती है। In fact, many countries before Europe, India had a prime meridian of its own. It was called Madhya Rekha or middle line and passed through the city of Ujjain, today Ujjain, which was reputed center of for astronomy over many centers. तो यूरोप में से पहले शताब्दियों में जाएंगे तो भारत में अपनी एक प्रधान यामनोत्तर रेखा थी, इसे मध्य रेखा के नाम से जाना जाता था और यह उज्जैनी, आज के उज्जैन शहर से होकर गुजरती थी, जो कई शताब्दियों तक खगोल विज्ञान के एक प्रतिष्ठित केंद्र भी रहा है। जो भारत में वराहमिहिर मिलते हैं, वराहमिहिर इज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर, लिव्ड एंड वर्कड देयर सम 1500 ईयर्स अगो। तो इन्होंने यहाँ पर 1500 साल तक पहले भी यहाँ पर वर्क किया है। तो वराहमिहिर का जो खगोल की विज्ञान है वो आपको इसी जगह पर देखने को मिलता है। तो ये कुछ अंतर आपको याद रखना है कि ग्रीनविच मेरिडियन अलग है और मध्य प्रदेश का उज्जैनी मेरिडियन अलग है, लेकिन वर्तमान में हमारी चीजों को हटा दिया गया और हम फॉरेन जो चीजें हैं उन चीजों को हम ज्यादा एडॉप्ट करते हैं। तो ये पूरे का पूरा, इसका हमारे पास एविडेंस भी है। तो ये एक पूरे का पूरा श्लोक मिलता है। इस श्लोक से, संस्कृत श्लोक है जिसमें कहा गया है लंका वत्स्यपुरा, ये लिखा हुआ लंका वत्स्यपुरा अवंती स्थिनाश्वर सुराल्यम अवज्ञा स्थिता रेखा देशांतर विद्यायनी। तो इसका मतलब क्या है, दैट लाइन विच पासेस थ्रू द लंका, वह रेखा जो लंका से पास होती है, मतलब श्रीलंका से एक जगह होगी कोई वत्सपुरा, अवंती, स्थेनेश्वर, सुराल्या, इज नोन एज द इंटरनेशनल मेरिडियन। तो इसको हम क्या कहते थे, अंतरराष्ट्रीय मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता था। ये दिए हुए हैं आपको, देखेंगे लंका दिया हुआ है यहाँ पर, साउथ में वत्सपुरा, मध्य प्रदेश में अवंती, हिमालय सुराल्या, ये तिब्बत के ऊपर का जो बेल्ट है उसको सुराल्या वगैरह जो क्षेत्र है वो मिलता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत में भी एक प्राइम मेरिडियन था जो इंटरनेशनल लेवल पर यूज किया जाता था, लेकिन बाद में ग्रीनविच रेखा को मान्यता दी गई और वर्तमान में ग्रीनविच रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के रूप में गणना की जाती है। ठीक है, ये पूरे का पूरा मैप से दोबारा देख सकते हैं। अब हमें जो टाइम जोन है, इन टाइम जोन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसको थोड़ा सा समझना था। तो जब भी हम यहाँ पर टाइम जोन का कैलकुलेशन करेंगे उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम टाइम जोन की कैलकुलेशन करते हैं। तो भारत में जब भी समय की गणना की बात की जाएगी, तो जब भी समय गणना करेंगे, टाइम कैलकुलेशन करेंगे, वो किस बेस पर किया जाता है उसके लिए 2-3 चीजें पहले आपको याद रखना है। पहली चीज याद रखना, जो सूर्योदय है
पहला पॉइंट याद रखेंगे, जो सनराइज होगा वो सनराइज ऑलवेज आपका ईस्ट से होगा, यानी कि पूरब से होगा। अब जब भी सूर्योदय पूरब से होगा तो इसका मतलब है कि पूरब का जो समय है, जो पूरब का समय रहेगा, ईस्ट का जो टाइम रहेगा वो ऑलवेज आपका प्लस में रहेगा, और पश्चिम का जो टाइम रहेगा, पश्चिम का समय वो हमेशा माइनस में रहेगा, यानी कि पीछे रहेगा। प्लस माइनस का मतलब है पीछे रहेगा, यानी कि अगर आप किसी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में जाएंगे तो समय आपको प्लस करना होगा, आपका समय आगे रहेगा, और अगर आप पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में जाएंगे तो समय आपको माइनस करना होता है। एक तो कैलकुलेशन आप ये याद रखेंगे। दूसरी कैलकुलेशन आपको सीखनी होगी कि जब हम पृथ्वी के घूर्णन की बात करते हैं, पृथ्वी का जो घूर्णन है, पृथ्वी का जो पूरे का पूरा घूर्णन है, इसका जो रोटेशन है, ये पूरे का पूरा रोटेशन हम जानते हैं कि लगभग 24 घंटे का रहता है। लेकिन ये 24 घंटे का क्यों होता है, उसको समझने के लिए आपको कुछ कैलकुलेशन को समझना है कि पृथ्वी घूर्णन करती है, ना कि सूर्य घूर्णन करता है। सूर्य की स्थिति हमेशा एक ही जगह पर रहेगी। जैसे मैं आपको बिल्कुल फेस यहां पर देख रहा हूं, तो अगर सूर्य की किरणें बिल्कुल मेरे फेस पर आ रही हैं तो एक अक्षांश यहां पर मान लो कि ये 1 डिग्री का अक्षांश है, जहां पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट मेरे फेस पर आती हैं, और जैसे ही पृथ्वी रोटेट करेगी, मैं रोटेट करूंगा तो ये फर्स्ट एंगल से लाइन मेरी क्या पर आ जाएगी, सेकेंड एंगल पर आ जाएगी। फिर मैं रोटेट करूंगा तो सूर्य की किरणें यहां पर पड़ेंगी, फिर रोटेट करूंगा तो ऐसे जैसे जैसे मैं 1 1 डिग्री रोटेट करता जाऊंगा, सन रेस का एंगल चेंज होता जाएगा। तो कितना एंगल चेंज होता है, तो इसके लिए कैलकुलेशन आती है कि अगर 1 डिग्री रोटेट होता है, 1 डिग्री रोटेशन पर जो टाइम लगता है वो 4 मिनट, या ये कह सकते हैं 4 मिनट में अर्थ 1 डिग्री रोटेट कर सकती है। और टोटल अगर हम 15 डिग्री रोटेट करेंगे, 15 डिग्री जो रोटेशन होगा, तो 15 डिग्री रोटेशन करने में कितना टाइम लगेगा, रोटेशन मतलब घूर्णन में कितना समय लगेगा। तो सिंपल तरीका है कि 1 डिग्री में 4 मिनट, और ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60 मिनट, और 16 से डिवाइड करेंगे मिनट का तो ये आपका आ जाएगा 1 आवर्स। तो इसका मतलब है 15 डिग्री पृथ्वी को घूमने में, जैसे यहाँ पर फेस आ रहा है, अगर मैं डायरेक्ट 15 डिग्री घूम जाता हूं तो 1 घंटे बाद सूर्य की किरणें मेरी इस एंगल पर आ जाएंगी। लेकिन हमारे जो पृथ्वी है वो टोटल 360 डिग्री रोटेट करती है। पृथ्वी का जो टोटल घूर्णन है वो 360 डिग्री, 360 डिग्री का मिलता है। तो इसको रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा, तो इसको इजिली निकाल सकते हैं। 360 इंटू 4 करेंगे तो ये आंसर हमारा मिनट में आएगा, क्योंकि ये मिनट से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन इसमें हम डायरेक्टली 60 मिनट का डिवाइड कर देंगे तो इससे हमारा डिजिट क्या हो जाएगा, इजिली हो जाएगा। तो ये 6 टाइम चला जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 24 आवर्स। तो पृथ्वी पूरा घूर्णन अगर मैं इस एंगल पर सामने हूं तो 24 घंटे बाद घूमकर मैं इस एंगल पर दोबारा आ जाऊंगा, और हम कहते हैं 24 घंटे बाद पुनः सूर्योदय हो जाता है। तो ये कैलकुलेशन समझ में आई। तो हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे वो 1 डिग्री के 4 कैलकुलेशन से करेंगे, और 15 से ज्यादा आ रहा है तो आप डायरेक्ट 1 आवर से कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि 30 डिग्री, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री को रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा, तो आपको 4 का गुणा करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि जब 15 डिग्री रोटेट करेंगे, 15 डिग्री रोटेट करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा आपका 1 घंटे का। तो 1 घंटे का समय लगेगा, तो इसका मतलब 30 डिग्री रोटेट करने में 2 घंटे का, 45 डिग्री रोटेट करने में 3 घंटे का, 60 डिग्री रोटेट करने में 4 घंटे का। अब क्वेश्चन आता है कि जो भारत का मानक समय है और ग्रीनविच समय है, इनमें कितना डिफरेंस आएगा। तो यहां पर एक कैलकुलेशन आपको याद रखनी है कि 0 डिग्री जो आपका जीएमटी टाइम है, ग्रीनविच टाइम है, इस ग्रीनविच टाइम से इस साइड जाते हैं तो 180 डिग्री ईस्ट, और इस साइड जाएंगे तो 180 डिग्री वेस्ट एंगल हमें देखने को मिलता। लेकिन हमें यह याद रखना है यहां पर कि जो 0 डिग्री से 180 ईस्ट में जाते तो इसी साइड भारत का 82.5 डिग्री का जो देशांतर है, जिसको आईएसटी कहा जाता है, ये आपको मिल जाता। तो हमें ये कैलकुलेशन निकालनी है कि इन दोनों के बीच में समय का कितना डिफरेंस आएगा, जीएमटी से भारत का समय कितना आएगा। तो हमें पहले ये कैलकुलेट करना होगा कि 82 डिग्री जो 82.5 डिग्री है, तो इस 82 डिग्री को टाइम कितना लगेगा। तो पहले इसकी कैलकुलेशन को निकालेंगे।
तो 82 से हम पहले सिंपल सॉल्व करेंगे, इंटू 4 करेंगे, डिवाइड 60 का करेंगे। अगर आप 60 का डिवाइड कर देते तो ये आंसर डायरेक्ट आपका मिनट में निकल कर आएगा, आपको दोबारा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो ये 4 से इजिली क्रॉस हो जाएगा, 15 टाइम चला जाएगा। अब हमारे पास 15 है और इसको 82 से डिवाइड करना। मैथ की तरह इसमें कैलकुलेशन नहीं करते, हमें कैलकुलेशन करनी है कि 15 से 82 को ऐसा, जैसे एलसीएम एचसीएम क्रॉस करते थे, हमें ऐसे क्रॉस करना है कि वो 82 से ज्यादा ना जाए। जैसे 15 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 15 एक 15, तो 15 से जैसे आप डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम कितनी बार जा सकता है, 15 का 5 बार जा सकता है। तो अगर हम इसके में 5 टाइम डिवाइड कर देंगे तो मतलब 5 आवर्स से डिवाइड कर देंगे, तो 5 आवर में आप कितने लैटिट्यूड क्रॉस कर सकते हो। हमारे पास सिंपल याद रखो कि 82 लैटिट्यूड है, तो आप 5 आवर्स में, 1 आवर्स में हम 50 क्रॉस करते हैं, 15 क्रॉस करते हैं 15, तो 2 घंटे में हम 30 क्रॉस कर सकते हैं, 3 घंटे में 45, 4 घंटे में 60 और 5 घंटे में 75। तो 5 घंटे में हमारे कितने क्रॉस हो जाएंगे, 75 क्रॉस हो जाएंगे। बचेंगे कितने, तो यहां पर आपको याद रखना है कि आपके पास केवल 7 बचते हैं और एक को टाइम लगता है 4, तो इसका मतलब इसको टाइम लग जाएगा 28 मिनट का। तो 5 घंटे तो समय हमें लग रहा है यहाँ पर, और साथ में 28 मिनट और लगेंगे। तो टोटल जो टाइम का डिफरेंस आता है वो 5 घंटे 28 मिनट का निकल कर आता है। समझ में आया यहाँ तक। तो 5 घंटे 28 मिनट का समय आता है भारत के समय से। अगर हम भारत के समय से ग्रीनविच समय में जाते हैं तो यहाँ पर 5.5 घंटे का मतलब 5 घंटे 28 मिनट का समय निकल कर आता है। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। अब डायरेक्ट क्या करना है, 15 का आपको इसमें डिवाइड कर लेना, क्योंकि 15 से हम 1 घंटे में 15 क्रॉस कर सकते हैं। तो जब भी आपको कोई डिजिट 15 से ज्यादा दिखाई दे रही तो आप डायरेक्ट 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 टाइम चला जाएगा 75, क्योंकि 6 टाइम में तो ज्यादा हो जाएगा। तो 5 टाइम हम निकालेंगे तो 75, तो जो बच जाएगा उसमें 4 का गुणा कर देंगे तो 5 घंटे 28 मिनट। लेकिन यहां पर हमने पूरा 82 लिया हुआ है, लेकिन ये 82.5 है। तो अगर 1 डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट का लगता है तो हाफ डिग्री को क्रॉस करने में 2 मिनट लग जाएंगे। तो इसमें हम 2 मिनट और ऐड कर देंगे, तो ये आपका 5:30 कंप्लीट आंसर आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे अंतराल पर हमें मिलता है, 5 घंटे 30 मिनट। लेकिन ये याद रखना है कि ये आगे होगा, ये पूर्व पीछे होगा। मैं आपको बता चुका था कि जब भी हम ईस्ट में जाएंगे समय आगे रहेगा, वेस्ट का समय हमेशा पीछे रहेगा। तो ये हमारा समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे कितना है, आगे रहता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब एक कैलकुलेशन और समझते हैं भारत को लेकर। तो भारत को लेकर एक कैलकुलेशन हम और समझेंगे। अब इंडिया के पश्चिम और पूरब में क्या डिफरेंस निकल कर आएगा। हम जानते हैं कि इंडिया के पश्चिम और पूरब का जब हम लैटिट्यूड काउंट कर रहे थे, हमने वहां पर पूरी लैटिट्यूड की स्टडी की हुई थी। हम ये जानते हैं कि भारत का जो पश्चिमी लैटिट्यूड है, ये पूरे का पूरा जो पश्चिम में रेखा मिलती है भारत के अंदर, तो पश्चिम में कितने डिग्री का देशांतर मिलता है, 68 डिग्री 7 चैनल ईस्ट, 68 डिग्री। और इस साइड जो हमें देशांतर रेखा मिलती है वो कितनी थी, 97 डिग्री 25 चैनल ईस्ट। अब 97 और इसमें डिफरेंस निकाला जाएगा कि इन दोनों के बीच में कितना देशांतर का अंतर आ रहा है। तो यहां पर हम माइनस कर सकते हैं, 97 में से 68 आप माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पर कितना है 68, और 68 में यहाँ पर कितना है 97। आप इसको राउंड फिगर में 98 कर लो, है ना, जिससे कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। तो 98 कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा लगभग 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 30 डिग्री का आ रहा है। अब बताओ, 1 डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट लगता है, 15 डिग्री को क्रॉस करने में 1 घंटा लगता है, तो 30 डिग्री को क्रॉस करने में 2 घंटे का समय लगेगा। तो इसका इजिली हमें मेथड पहले से ही पता है। तो इस 30 डिग्री को क्रॉस करने में कितना लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। तो इसलिए भारत के पश्चिम राज्य, सॉरी पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य गुजरात के अंदर जो समय का डिफरेंस होगा वो लगभग आपका कितना होगा, 2 घंटे का होगा। मतलब यहां पर जब सूर्योदय होगा, जैसे मान के चलो कि हम एक टाइम ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि एक हम 5 AM, और पूरे भारत की क्लॉक जो है, पूरे भारत में जो घड़ी है वो इलाहाबाद के मिर्जापुर से डिसाइड होती है 82 से, और वहां से पूरे भारत की घड़ियों का समय एक जैसा निकाला जा रहा है। मान लो कि यहाँ पर हम एक फिक्स समय ले लेते हैं, मान लो कि यहाँ पर जो समय बना हुआ है
वो आपका 5 AM का समय है। तो कितना समय है? 5 AM। अब हमें देखना है कि पूरे भारत की घड़ियों में अगर सवेरे 5 बजे हुए हैं तो मेरी घड़ी में भी 5 बज रहे होंगे, आप लोगों की घड़ी में भी 5 बजेंगे। अरुणाचल प्रदेश में अगर कोई रह रहा है तो वहां पर भी 5 बजेंगे, गुजरात में कोई रह रहा है तो वहां पर भी 5 बजेंगे। XYZ भारत में, पूरे भारत में कहीं पर भी कोई रहता हो, क्योंकि उसकी घड़ी से कितने बजेंगे? 5 बजेंगे। तो पूरे भारत की घड़ियां 5 बजे का समय निर्धारित करती हैं, जिसका प्रमुख कारण है क्योंकि भारत का जो समय है वो पूरे भारत का समय 82.5 डिग्री देशांतर इलाहाबाद के मिर्जापुर से निर्धारित किया जाता है। लेकिन अब हम बाहर अगर हम क्लाइमेट को देखें, यहां पर कि मौसम में किस प्रकार की स्थितियां देखेंगे, तो जब हम अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश में आपका कोई फ्रेंड रह रहा है तो वहां पर 5 AM हो रहा होगा। और 5 AM में हो सकता है कि वो सवेरे क्या कर रहा होगा, तो यहां पर ये याद रखेंगे कि जो सूर्योदय है, ठीक है, यहां पर सूर्योदय हो चुका है। यहां पर क्या हो चुका है? सूर्योदय हो चुका है और प्लस साथ में ये क्या कर रहा है? ब्रश वगैरह कर कर चाय ले रहा है। तो गुजरात का, अरुणाचल प्रदेश का व्यक्ति सवेरे 5 बजे उठ चुका है, सूर्योदय हो चुका है और वो व्यक्ति यहाँ पर सवेरे की चाय नाश्ता कर रहा है। लेकिन जब हमने उसी सेम टाइम पर गुजरात में देखा तो गुजरात की घड़ी में भी 5 बजे का टाइम हो रहा था, लेकिन गुजरात के वहां पर लोगों को देखा तो अभी वहां पर सूर्योदय नहीं हुआ है। यहां पर अभी सूर्योदय नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है यहां पर जो व्यक्ति होगा वो अभी सो रहा होगा। ठीक है, मान लो सूर्योदय नहीं हो रहा है तो आप कहेंगे नहीं सर हमारा दोस्त तो सवेरे उठ के दौड़ने चला जाता है। तो सिंपल मेथड हम याद रखेंगे, क्योंकि व्यक्ति सूर्योदय के साथ उठते हैं तो सूर्योदय से पहले का कोई व्यक्ति है तो वो सो रहा है, सूर्योदय का कोई व्यक्ति है तो सेम 5 बजे का टाइम है, लेकिन दोनों जगह के व्यक्तियों के समय में क्या हो रहा है? अंतर हो रहा है। ये सवेरे उठकर चाय पी रहा है और ये अभी सो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका टाइम क्या है? 2 घंटे पीछे चल रहा है। तो इसमें सूर्योदय कब होगा? तो अब आफ्टर 2 आवर्स अगर हम इसी कंडीशन को देखेंगे, 2 घंटे बाद क्या होगा? तो अगर हम 2 घंटे बाद देखेंगे, आफ्टर 2 आवर्स अगर हम 2 घंटे बाद देखेंगे तो यहां पर टाइम हो चुका होगा 7 AM। और गुजरात में भी जो टाइम हो चुका होगा, यहां पर भी 7 AM का टाइम हो चुका होगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? 7 AM पर सूर्योदय होगा। तो यहां पर सूर्योदय होगा। अब ये उठकर क्या करेगा? चाय नाश्ता वगैरह लेगा। तो ये सवेरे 7 बजे उठेगा और उसके बाद चाय करेगा। और जब तक यहाँ 7 बजेंगे तो ये पूरी तरीके से हो सकता है यहाँ पर कोई ब्रेकफास्ट वगैरह या नाश्ता वगैरह कर रहा हो। क्लियर हो गया? यहाँ अपने जो भी वर्क वगैरह है, कोई भी अपना वर्किंग प्रोसेस में लगा होगा। तो इस तरीके से मतलब टाइम घड़ी में एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन वहां की जो लाइफ स्टाइल है वो अलग अलग तरीके से हमें दिखती है। अरुणाचल प्रदेश के लोगों की लाइफ स्टाइल अलग तरीके से दिखेगी, गुजरात की लाइफ स्टाइल अलग तरीके से दिखेगी, क्योंकि हम जो सारा दिन की क्रियाएं करते हैं वो समय के हिसाब से और दिन के हिसाब से करते हैं कि कब सूर्योदय हो रहा है, कब सूर्यास्त हो रहा है। क्लियर हो गया? तो ये डिफरेंस है। तो इसका मतलब है कि भारत में पूरी घड़ियां एक ही समय प्रदर्शित करती हैं, लेकिन भारत के पश्चिम, सॉरी, पूर्वी बिंदु और भारत के पश्चिमी राज्य में 2 घंटे का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारा समय की गणना होती है। इसके बाद हम समझेंगे क्या हमें करना है। तो अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा आज की क्लास का, वो है भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमाएं और भारत के अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर, और उसके साथ साथ हम इसके समुद्री सीमाओं को भी कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में हम इस अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे, पढ़ेंगे कि भारत की जो दो तरीके की सीमाएं देखने को मिलती हैं। भारत की दो तरीके की सीमा रेखाएं हमें देखने को मिलती हैं। जब हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में दो तरीके से बॉर्डर आपको याद रखने होते हैं।
ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा समझ लेते हैं, लगभग भारत जैसा ही दिखेगा आपको। अब यहाँ पर हमें समझना है कि हमारे इंडिया के कौन कौन से पड़ोसी देश देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो आप पश्चिम की सीमा को देखेंगे तो ये पूरी की पूरी जो इस साइड जो हमें सीमा रेखा दिखाई देती है, ये पूरी की पूरी सीमा हमारे जानी दुश्मन यानी कि पाकिस्तान के साथ स्पर्श करती है। तो हमारे पड़ोसी देशों में देखा जाए तो एक आपको पाकिस्तान मिलेगा। इसके बाद कुछ और पड़ोसियों को देखा जाए तो यहाँ से सीमाएं जो हैं इस साइड से जाएंगे तो ये लगभग जो सीमा है यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद थोड़ी सी सीमा ये और उसके बाद ये सीमा, तो ये सीमा हमारे चीन देश के साथ टच करेगी। इसके अलावा कुछ और सीमाएं हैं, जैसे यहाँ पर जो सीमा है ये पूरी की पूरी सीमा नेपाल के साथ टच करती है। तो अलग अलग देशों के बॉर्डर्स आपको क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो भारत की ये जो सीमा है यहाँ पर, तो ये सीमा हमारी ठीक है, यहाँ पर जो देश आ जाएगा मैं इसको अलग कलर में दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सीमा है वो भूटान के साथ टच कर जाएगी, यहाँ पर भूटान बना सकते हैं। और इसके इस साइड अगर हम जाते हैं तो ये जो सीमा है इस साइड की पूरा का पूरा जो बॉर्डर है ये म्यांमार के साथ स्पर्श करता है। और इसके बाद जो थोड़ा सा पार्ट आपको मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर ये वाली जो सीमा है ये बांग्लादेश के साथ स्पर्श करती है। तो इस तरीके से भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं जो डायरेक्टली भारत की सीमा के साथ लगे हुए हैं। तो ये भारत के सीमा से लगे हुए देश हैं, जिसमें यहाँ पर थोड़ी सी सीमा है, इस जगह पर जो थोड़ा सा बॉर्डर है ये अफगानिस्तान को भी टच करेगा। तो ये भारत के सीमा हुए। इसके अलावा कुछ दूर के देश हैं, जैसे यहाँ पर आपको श्रीलंका की स्थिति मिल जाती है। तो श्रीलंका भारत के पड़ोसी देशों में आएगा लेकिन भारत की सीमा को स्पर्श नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर एक देश आपको मिल जाएगा मालदीव, ये भी भारत के लगभग आसपास पड़ोसी देशों में आता है। और इस साइड जाएंगे तो थोड़ा बहुत इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है वो भी हमारे पड़ोसी देशों के पास में ही आ जाता है। तो ये कुछ समुद्री सीमा के देश हैं। तो तीन देश हमारे दक्षिण में हैं जो हमारे पड़ोसियों में आएंगे लेकिन हमारे स्थल की सीमा को स्पर्श नहीं करेंगे। ये हमारे सारे देश हैं जो स्थल की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो भारत की जो सीमा है वो दो तरीके से काउंट की जाती है। तो जब यहां से काउंट करते हैं तो ये भारत की स्थलीय सीमा कहलाती है, टेरेस्ट्रियल बाउंड्री कहलाएगी। तो यहाँ पर हमारे भारत की स्थलीय सीमा का निर्धारण होता है जो लगभग 15,200 किलोमीटर देखने को मिलती है। तो एक तो हमें इस स्थलीय सीमा को आज की क्लास में पढ़ना है कि स्थलीय सीमा किन किन देशों के साथ टच करती है और फिर इन देशों से भारत के कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं। तो इन चीजों को भी हम यहाँ पर समझेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य क्षेत्र है जो इन देशों की सीमाओं से स्पर्श करते हैं। इसके अलावा दक्षिण में अगर हम जाएंगे तो ये पूरी की पूरी भारत की, इसके नीचे से भारत की जलीय सीमा देखने को मिलती है। तो एक हम यहाँ पर जलीय सीमा को पढ़ेंगे। तो ये जलीय सीमा लगभग आपकी पुरानी सीमा देखेंगे तो 6100 किलोमीटर के लगभग मिलती है। कुछ लगभग ये तो 6100 किलोमीटर है, कुछ इसमें नई सीमाओं का अभी 23-24 में एक संशोधन भी दिया गया, उसको भी हम समझेंगे क्या वो संशोधन है। तो यहाँ पर भी कुछ राज्य हैं जो इन सीमाओं से लगे हुए हैं। तो हमें स्थलीय सीमा के सारे देश और उनसे लगे हुए राज्य और जलीय सीमा के जो बॉर्डर्स हैं और उनमें कौन कौन से राज्य, इन चीजों को हमें आज की क्लास में कंप्लीट करना है। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि भारत में टोटल जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। और ये 15,200 किलोमीटर की सीमा किस किस देश को स्पर्श करती है। तो इसमें सबसे पहला जो देश स्पर्श करेगा वो आपको बांग्लादेश टच करेगा। बांग्लादेश के बाद दूसरी जो सीमा चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार, छठवां भूटान और सातवां अफगानिस्तान। ठीक है, यहाँ पर अफगानिस्तान नहीं आया है तो हम यहाँ पर बना सकते हैं, ये पता नहीं नाराज हो गया अफगानिस्तान क्यों नहीं आया यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लिख लेना अफगानिस्तान। तो सबसे ज्यादा जो सीमा देखेंगे तो भारत की सबसे लंबी जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ स्पर्श करेगी और सबसे जो छोटी सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ स्पर्श करेगी। देखो जरा, तो बांग्लादेश के साथ जो सीमा टच करती है वो 4,096 किलोमीटर भारत की सबसे लंबी सीमा है। चाइना के साथ जो सीमा है वो 3,488 किलोमीटर दूसरी सीमा याद रखेंगे।
इसके बाद तीसरा नंबर आता है पाकिस्तान का, 3323 किलोमीटर की सीमा है जो पाकिस्तान को टच करती है। नेपाल के साथ जाएंगे तो 1527 या सॉरी 1752 किलोमीटर, तो 1792 किलोमीटर की सीमा यहां पर मिलेगी। भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा है। म्यांमार के साथ जाएंगे तो 1643 किलोमीटर की सीमा है, और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा मिलती है 106 किलोमीटर की। तो ये भारत के आपको सारे के सारे पड़ोसी देश और उन पड़ोसी देशों के साथ स्पर्श करने वाली सीमाएं हमें क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम यहां पर समझेंगे कि इन सारे देशों से, देखो यहां पर दोबारा समझें, ये जो जितने भी हमने देश समझे हैं, इन सारे देशों से भारत के कौन कौन से राज्य टच करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जैसे बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश से हमारा वेस्ट बंगाल टच करेगा। यहां पर देखोगे वेस्ट बंगाल की बाउंड्री टच करेगी। यहां पर आप देखेंगे मेघालय की बाउंड्री टच कर जाएगी, असम भी टच करेगा, त्रिपुरा भी टच करेगा, और इधर से मेघालय भी टच करेगा। तो हमें इसी मेथड से पढ़ना है कि भारत की सीमा से कौन कौन से क्षेत्रों की सीमाएं टच करती हैं। क्लियर हो गया? तो यहां पर सबसे पहले स्टडी करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की पोजीशन आपको दिखाई दे रही है। तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य टच करेंगे, तो इसमें सबसे पहला याद रखेंगे वेस्ट बंगाल। तो बांग्लादेश की सीमा से टच करने वाला पहला राज्य कौन सा आ जाएगा? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अलावा यहां पर देखेंगे तो असम की सीमा आ जाएगी। असम के बाद मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहां पर वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो ये सारे राज्यों की सीमा किसके साथ टच करती हैं? बांग्लादेश के साथ स्पर्श करती हैं। ऐसे सभी के साथ आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है। ठीक है। दूसरा क्षेत्र अगर हम देखेंगे तो बांग्लादेश के बाद हमने पढ़ा था चाइना। तो चीन के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा टच करेगी? आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो यहां पर चीन का बॉर्डर मिलता है, तो चीन के साथ सबसे पहला जो क्षेत्र है वो आपको यहां से डिवाइड कर लेना है। तो सबसे पहला जो क्षेत्र है वो आपको लद्दाख वाला बेल्ट मिल जाएगा। तो चीन के साथ किसकी सीमा टच करेगी? लद्दाख की सीमा टच करेगी। इसके बाद हम देखेंगे हिमाचल और उत्तराखंड, ये दोनों राज्य आ जाएंगे। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, यहाँ पर उत्तराखंड की सीमा आ जाएगी। इसके बाद जो सीमा है वो नेपाल राज्य की आती है। इसके बाद सीमा किसकी आएगी? नेपाल राज्य की सीमा आएगी। तो नेपाल के ऊपर तो हम जाएंगे नहीं, तो यहाँ पर नेपाल का बॉर्डर आता है। तो ये सीमा यहाँ से, मतलब दोनों राज्यों की सीमा यहाँ टच नहीं करेंगी। फिर थोड़ा सा सिक्किम टच करेगा, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश टच करेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सिक्किम, और सिक्किम के बाद आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो ये सारे वो राज्य हैं जिनकी सीमाएं किससे टच करती हैं? तो ये सारे राज्यों की सीमाएं हमारी चीन देश के साथ टच करती हैं, और राज्यों के नाम आपको क्लियर याद होने चाहिए। इसके बाद जो अगला क्षेत्र हम पढ़ेंगे यहाँ पर चीन के बाद, तो सबसे ज्यादा सीमा किसे टच करती है? बांग्लादेश को। उसके बाद किसे टच करेगी? चीन को। ठीक है। तो इसका रिमोट देखना रखा है क्या यहाँ पर? तो बांग्लादेश को टच करेगी। बांग्लादेश के बाद दूसरा कौन सा आ जाएगा? चीन। अब चीन के बाद यहां पर आ जाती सीमा किसकी? पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की सीमा आपको क्लियर कट दिख जाएगी। तो पाकिस्तान से अगर आप जाएंगे, तो पाकिस्तान में अगर आप जाएंगे तो पाकिस्तान से यहां पर आपको ये ऊपर का डिवीजन आपको लद्दाख का मिल जाएगा। तो यहां से लद्दाख की सीमा टच करेगी, और इधर आपको जम्मू कश्मीर की सीमा टच करते हुए मिल जाएगी। तो दोनों क्षेत्रों की सीमा यहाँ पर टच करेगी। इसके अलावा और कौन सा क्षेत्र आएगा? तो इसके अलावा यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो ये आपका पंजाब वाला बेल्ट यहाँ पर टच करेगा। पंजाब के बाद पूरे का पूरा राजस्थान की सीमा टच करेगी, और फिर लास्ट में देखेंगे तो गुजरात की सीमा भी स्पर्श करेगी। तो ये पंजाब की सीमा, राजस्थान की, गुजरात की सब टच करेगा। तो यहाँ पर ये दोनों को बस याद रखना कि ये दोनों हमारे यूनियन टेरिटरीज के पार्ट हैं, केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी तीन राज्य, तो दो केंद्र शासित प्रदेश और तीन राज्य टच करेंगे किसके साथ? पाकिस्तान की सीमा के साथ। पाकिस्तान के बाद अगला जो राज्य आएगा वो आ जाएगा आपका यहाँ पर नेपाल। तो नेपाल के साथ कौन कौन सी सीमा टच करेगी? तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला उत्तराखंड स्पर्श करेगा। उत्तराखंड के बाद पूरे का पूरा यूपी टच करेगा। उसके बाद पूरे का पूरा बिहार टच कर जाएगा। वेस्ट बंगाल की सीमा भी यहां से आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल भी टच करेगा, और इस साइड से आपका सिक्किम की सीमा भी टच करेगी। यहाँ पर शायद सिक्किम नहीं आया, उत्तराखंड, बिहार,
वेस्ट बंगाल और सिक्किम। यहाँ पर इसमें मैप में नहीं आए तो ये आप सिक्किम को भी यहाँ पर ऐड करा लेंगे तो सिक्किम की सीमा भी टच करेगी। तो टोटल 5 क्षेत्र नेपाल की सीमा को टच करेंगे। नेपाल के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कौन सा, म्यांमार वाला बेल्ट। तो म्यांमार की सीमा किस किस को टच करेगी, तो पहला अरुणाचल प्रदेश मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको नागालैंड की सीमा मिल जाएगी। नागालैंड के बाद मणिपुर का बेल्ट मिल जाएगा और उसके बाद मिजोरम की सीमा मिल जाएगी। तो ये सारी सीमाएं किसे टच करती हैं, ये सीमाएं हमारी म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। म्यांमार के बाद एक भूटान क्षेत्र बचेगा, तो भूटान से कौन कौन टच करेगा, तो यहाँ पर पहले सिक्किम टच करेगा। सिक्किम के बाद वेस्ट में असम का बेल्ट लिखा हुआ तो आप असम लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहां से वेस्ट बंगाल भी टच करेगा और यहां से अरुणाचल प्रदेश भी टच करेगा। तो ये सीमा किसके साथ टच करेंगी, भूटान राज्य के साथ टच करेंगे। ये कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, अगर आपको भारत के राज्यों के बारे में बहुत अच्छे से पता है तो ये चीजें ऑटोमेटिक आपको याद हो जाती, कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। लास्ट हमारा जो आएगा वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान हम जानते हैं कि केवल यहाँ पर लद्दाख वाले बेल्ट को टच करेगा, है ना। ये जम्मू कश्मीर वाला डिवीजन अलग हो जाएगा, तो ये लद्दाख वाले डिवीजन को टच करेगा। सबसे छोटी सीमा और केवल एक ही देश को टच करेगी, वो है अफगानिस्तान। क्लियर हो गया। तो यहां तक आपको भारत के राज्य और उनकी सीमाओं के बारे में क्लियर हो गया। तो हमने अंतरराष्ट्रीय सीमाएं देखी, अब हम देखेंगे इसमें आगे क्या क्या आएगा। अब हम पूरे देशों को देखते हैं कि भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से राज्य आते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले गुजरात की सीमा आ जाएगी, राजस्थान आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा, जम्मू कश्मीर का बेल्ट आ जाएगा, लद्दाख का बेल्ट आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश का बेल्ट आएगा, उत्तराखंड वाला क्षेत्र आ जाएगा, पूरे का पूरा यूपी आएगा, बिहार का क्षेत्र आएगा, वेस्ट बंगाल टच करेगा, सिक्किम टच करेगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, नागालैंड आएगा, मणिपुर आएगा और मिजोरम आएगा। ठीक है, असम भी टच करेगा, है ना। भूटान वगैरह को यहां से टच करता है तो हम असम भी लिख सकते हैं। तो टोटल ये वो राज्य हैं जो भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, अगर हम इनको काउंट करें तो आपको काउंटिंग भी याद होना चाहिए, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहां से 8 आ जाएंगे, ये 9। ठीक है, फिर 10 11 12 13 14 और 15। तो टोटल 15 देश आपको मिलेंगे जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं, प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 15 देश और 2 यूटी हैं जो आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बॉर्डर पर देखने को मिलती हैं। तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर 15 देश और 2 केंद्र शासित प्रदेश हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हमें समझना है स्टेट बॉर्डरिंग 3 कंट्रीज। ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जिनके बॉर्डर 3 देशों को टच करते हैं। जैसे सबसे पहले यहां समझेंगे तो सबसे पहले आपको लद्दाख वाला, ठीक है, यहां से देखेंगे तो सबसे पहले सिक्किम दिया हुआ, तो सिक्किम किस किस को टच करेगा, सिक्किम यहां से नेपाल को टच करेगा, सिक्किम इस साइड भूटान को टच करेगा और सिक्किम यहां से चाइना को टच करेगा। ऐसे ही वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल नेपाल को टच करेगा, भूटान को टच करेगा और बांग्लादेश को टच करेगा। तो ये भी 3 देशों को टच करेगा। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश जाएंगे तो ये चाइना को टच करेगा, यहां पर देखेंगे भूटान को टच करेगा और इस साइड आपका म्यांमार को भी टच करेगा। इसके बाद और देखेंगे तो लद्दाख वाला बेल्ट, यहां पर स्पेशली जम्मू कश्मीर को नहीं काउंट करना है, केवल लद्दाख। तो लद्दाख की सीमा चाइना को भी टच करती है, लद्दाख अफगानिस्तान को भी टच करता है और लद्दाख पाकिस्तान को भी टच करेगा। तो इस तरीके से ये 4 राज्य हैं। पहला वेस्ट सिक्किम जो 3 देशों को टच करता है, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा लद्दाख। तो ये 4 क्षेत्र हैं जिनकी सीमाएं 3-3 देशों की सीमा से लगी हुई हैं। इसके अलावा कुछ देश ऐसे हैं जो केवल 2 राज्यों की सीमा को टच करते हैं। जैसे सबसे पहले उत्तराखंड देखा जाए तो उत्तराखंड यहां से नेपाल को टच करेगा और उत्तराखंड इस साइड से चाइना को भी टच करेगा। दूसरा राज्य देखा जाए तो त्रिपुरा, मिजोरम। मिजोरम को देखा जाए तो ये म्यांमार को भी टच करता है
और इस साइड से देखा जाए तो ये बांग्लादेश को भी टच करेगा। तीसरा एक देश और मिल जाएगा जिसको कहेंगे असम। तो असम की सीमा इस साइड भूटान को टच करती है और म्यांमार, असम की सीमा यहाँ पर बांग्लादेश को भी टच करती है। तो ऐसे आप दो वाले राज्य भी क्षेत्र पहचान सकते हैं कि कौन कौन से केवल दो को टच करते हैं। इसके अलावा भारत की हम तटीय सीमा को पढ़ेंगे। तो ये स्थलीय सीमा हो गई भारत की टोटल। अब हम तटीय सीमा की बात करते हैं। तो तटीय सीमा भारत की किन किन राज्यों से टच करती है। तो टोटल जो तटीय सीमा है वो आपकी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों जगह पर टच करेगी। तो इस साइड जो आपको मिलेगा वो कौन सा है, बंगाल की खाड़ी मिल जाएगी, तो बे ऑफ बंगाल को टच करेगा। इस साइड मिलेगी बंगाल की खाड़ी और इस साइड मिल जाएगा आपको अरब सागर। तो भारत की सीमा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों को टच करती है। तो अरब सागर में जो राज्य टच करेंगे वो पश्चिमी सीमा के राज्य हैं और बंगाल की खाड़ी में जो टच करेंगे वो पूर्वी सीमा के राज्य हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं जो इन सीमाओं को टच करते हैं। तो सबसे पहले आपको गुजरात मिल जाएगा। गुजरात के नीचे जाएंगे तो हमें महाराष्ट्र मिल जाएगा। महाराष्ट्र के पास में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कर्नाटक मिल जाएगा और कर्नाटक के बगल में ही आपको यहाँ पर गोवा याद रखना। तो कर्नाटक के साथ ही यहाँ पर थोड़ी सी सीमा टच करेगी किसको, गोवा को, और उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा केरल राज्य। तो ये टोटल 5 राज्य हैं जो आपके पश्चिमी सीमा को टच करते हैं। इसके बाद पूर्वी सीमा में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको तमिल स्टेट मिल जाएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश का क्षेत्र मिल जाएगा, उड़ीसा स्टेट मिल जाएगी और वेस्ट बंगाल स्टेट मिल जाएगी। तो टोटल 4 राज्य आपके इस तरफ मिलते हैं। तो टोटल भारत के 9 राज्य हैं। तो 15 राज्य आपके स्थलीय सीमा में हमने पढ़े थे, 15 प्लस 2 यूटी, तो ये स्थलीय सीमा पर देखने को मिलते हैं और लगभग आपके 9 राज्य जलीय सीमा पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको याद रखना। और इसमें 2 राज्य ऐसे हैं जो आप याद रखेंगे कि जो गुजरात राज्य है और पश्चिम बंगाल, 2 राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय और जलीय दोनों सीमाओं को टच करते हैं। तो ये स्थलीय सीमा को भी टच करेगा, जलीय सीमा को भी टच करेगा। गुजरात राज्य है स्थलीय सीमा को भी टच करेगा और जलीय सीमा को भी स्पर्श करेगा। तो ये डबल याद रखना, डबल काउंट नहीं करना, इनको एक एक बार काउंट करेंगे। तो ये सारे राज्य लिखे हुए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, और पूर्वी सीमा पर बे ऑफ बंगाल में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। क्लियर हुआ यहां तक कि कौन कौन से राज्यों की सीमा यहां पर स्पर्श करती है। अभी भारत की नई स्तरीय सीमा का एक्सपेंशन किया गया है, तो जो काफी पुरानी है 7516 किलोमीटर, जिसको बढ़ाकर अभी 11,098 किलोमीटर कर दिया गया है। तो ये नई संशोधित आपकी जलीय सीमा देखने को मिलती 2023 में 7,516 किलोमीटर से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 1198 कर दी गई है। द स्टेट विच डू नॉट हैव अ इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइज ऑन द कोस्ट, मतलब ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा ना तो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करती है और ना ही किसी जलीय सीमा को टच करती है। उसमें से एक राज्य आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की सीमा ना तो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है ना ही किसी जलीय सीमा पर। दूसरा मिल जाएगा आपको छत्तीसगढ़, तीसरा आपको मिल जाएगा यहाँ पर झारखंड और चौथा मिल जाएगा आपको यहाँ पर तेलंगाना। तो ये भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी ना तो कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा है और जिनकी ना तो कोई स्थलीय सीमा है। तो ये 4 अलग से याद रखना। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर टोटल हम सारे देश पढ़ चुके थे, जलीय सीमा पर टोटल सारे देश पढ़ चुके हैं और सारे देश पर राज्य पढ़ चुके हैं, और 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी कोई भी स्थलीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा देखने को नहीं मिलती है। तो एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। इसके बाद भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा क्षेत्र राजस्थान का और सबसे छोटा जो जिला मिलता है वो गोवा में मिलता है। तो यहां तक की कहानी आपको कंप्लीट हो गई कि हमने कौन कौन से राज्य और उनकी सीमाओं को पढ़ा था। अब भारत के कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में कौन कौन से देशों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर देखने को मिलते हैं। तो अगर भारत में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को देखा जाए तो यहां पर आपको पहले देशों को समझना होगा कि इस साइड हमें पाकिस्तान मिल जाता है, इस साइड आपको चाइना की सीमा मिल जाएगी, इस साइड आपको म्यांमार का क्षेत्र मिल जाएगा, यहाँ पर भूटान और यहाँ पर नेपाल।
और उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको क्षेत्र मिलेगा श्रीलंका का, और उसके बाद यहाँ पर मिलेगा मालदीव का। और कुछ सीमा हम समझ चुके थे कि यहाँ पर इंडोनेशिया तक भी टच कर सकती हैं। तो ये सारे देशों के बीच में कौन कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, इन्हें हमें समझना है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ कौन सी सीमा है, चाइना के साथ क्या, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया। देखो इस डायग्राम में समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी सीमा यहाँ पर स्पर्श करती है। देखो समझो जरा, अब यहाँ पर आपको कुछ विवादित स्थल भी हैं और उनको भी समझना है। जैसे पाकिस्तान के साथ देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ एक तो आपको पीओके वाला डिस्ट्रीब्यूट है, वो याद रखना है, डिस्प्यूट क्या है। इसके अलावा यहाँ पर अक्साई चीन वाला जो क्षेत्र का डिस्प्यूट है वो चाइना के साथ आपको मिल जाता है। यहाँ पर अक्साई चीन के बारे में याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो सीमा रेखा बनाई गई है उसमें आप याद रखेंगे कि जो पीओके वाला बेल्ट है इसके साथ जो हमारा सीमांकन होता है यहाँ पर, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको कहा जाता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और अक्साई चीन वाले बेल्ट में यहाँ पर जो सीमा रेखा बनाई गई है उस रेखा को कहा जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो एक LAC रेखा के बारे में याद रखना और एक LOC रेखा के बारे में याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर का डिस्प्यूट यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसी सियाचिन ग्लेशियर में अगर आप जाएंगे तो सियाचिन ग्लेशियर के इस साइड भी एक आपको फ्रंट लाइन मिलती है, उसको भी समझेंगे कि उस रेखा को क्या कहा जाता है, सियाचिन का डिस्प्यूट यहाँ पर क्या हमें देखने को मिलता है। तो ये सियाचिन ग्लेशियर को अभी मैं आपको मैप से दिखाऊंगा, वहां पर समझ में अच्छे से आ जाएगा। और चीन के साथ जो हमारा अक्साई चीन का डिस्प्यूट है, और चीन के साथ यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जो सीमा हमें मिलती है यहाँ पर, उसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा। तो चीन के साथ जो हमारा डिस्प्यूट है वो किस रेखा का है, या अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है मैकमोहन, जिसको इंग्लिश में MC माहोन कहा जाता है। तो MC माहोन लाइन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। अब इसके बाद बांग्लादेश के साथ हमारा ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है। पहले यहाँ पर एक डिस्प्यूट हुआ करता था 3 बीघा कॉरिडोर। तो 3 बीघा कॉरिडोर का जो डिस्प्यूट था वो भारत की तरफ से सॉल्व कर दिया गया। तो अब ये कोई खास डिस्प्यूट हमारा इसके साथ बचा नहीं है। पाकिस्तान के साथ हमारे काफी ज्यादा डिस्प्यूट हैं, सिंधु नदी को लेकर डिस्प्यूट बना रहता है, और भी कई क्षेत्र के डिस्प्यूट। पीओके वाला डिस्प्यूट तो मेनली यहाँ पर है, और यहाँ पर एक डिस्प्यूट और आपको पाकिस्तान के साथ मिलता है जिसको हम सरक्रीक के नाम से जानते हैं। तो सरक्रीक का डिस्प्यूट भी हमारा एक सीमा विवाद है जो किसके साथ मिलता है, हमें पाकिस्तान के साथ देखने को मिलता है। अब यहाँ पर रेखाएं हमें और समझनी है कि जब हम यहाँ पर बात करेंगे म्यांमार की, तो इस साइड आपको क्या देखने को मिलेगा, म्यांमार की सीमा देखने को मिल जाएगी। म्यांमार की सीमा मान लेते हैं कि यहां तक आपको म्यांमार का बॉर्डर देखने को मिलता है। म्यांमार के दक्षिण में ही यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारे कुछ द्वीप स्टार्ट हो जाते हैं म्यांमार के दक्षिण से। इन द्वीपों को कहा जाता है अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगे, अंडमान के द्वीप मिल जाएंगे। अंडमान के नीचे ही निकोबार मिलेगा, और इसमें जो सबसे उत्तर का द्वीप मिलेगा इस द्वीप को कहा जाता है लैंडफॉल द्वीप। तो अंडमान का सबसे उत्तर का द्वीप कौन सा है, लैंडफॉल द्वीप। और इसी लैंडफॉल द्वीप के ऊपर म्यांमार का एक द्वीप है जिसको कहा जाता है कोको द्वीप। तो म्यांमार का कौन सा द्वीप मिलेगा, कोको द्वीप। और इसी कोको द्वीप और भारत के लैंडफॉल द्वीप के बीच में यहाँ पर एक चैनल आपको देखने को मिलता है। इस चैनल को ही कहा जाता है कोको चैनल।
तो कोको चैनल किसके बीच में आता है? कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच में है। सीधा सीधा कहें तो ये भारत और म्यांमार के बीच में देखने को मिलता है। इसके अलावा और ऐसे ही चैनल आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप अंडमान निकोबार में आगे बढ़ेंगे तो ये अंडमान के द्वीप जैसे ही एंड हो जाएंगे, अंडमान के द्वीपों के बाद आपको यहाँ पर निकोबार के द्वीप स्टार्ट हो जाएंगे। तो अंडमान और अंडमान के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? निकोबार। निकोबार का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है उसको कहा जाता है ग्रेट निकोबार। सबसे दक्षिणी द्वीप क्या कहलाता है? ग्रेट निकोबार। और इस ग्रेट निकोबार के नीचे अगर हम जाते हैं, ग्रेट निकोबार के नीचे जाते हैं तो यहीं पर आपका सुमात्रा द्वीप स्टार्ट हो जाता है। सुमात्रा द्वीप आपका इंडोनेशिया का द्वीप है। और इसी के बीच में हमारा ग्रैंड चैनल या ग्रेट चैनल भी बोला जाता है। इसके बीच में फिर से एक चैनल बन जाता है जिसको कहते हैं ग्रेट चैनल। ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब इंडोनेशिया और भारत के बीच में जो चैनल दिखाई देता है उसको कहा जाता है ग्रेट चैनल। और भारत और इंडोनेशिया के बीच में, सॉरी, भारत और अंडमान म्यांमार के बीच में जो चैनल दिखाई देता है उसको कहा जाएगा कोको चैनल। और यहाँ पर याद रखेंगे कि भारत के अंडमान और ये जो द्वीप समूह है इसको कहा जाएगा निकोबार। तो अंडमान और निकोबार के बीच में, ये भारत का अंडमान क्षेत्र हो गया, ये निकोबार क्षेत्र हो गया, इनके बीच में भी एक चैनल आपको याद रख लेना यहाँ पर मिलेगा आपको। इसको कहा जाएगा 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल हमें किसके बीच में देखने को मिलता है? तो ये भारत के अंडमान और निकोबार द्वीपों के बीच में देखने को मिल जाता है। तो भारत के अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप के बीच में कौन सा देखने को मिलेगा? 10 डिग्री चैनल देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं हम आगे की कहानी। भारत के दक्षिण में ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा जिसको कहा जाएगा श्रीलंका। तो भारत के दक्षिण में ही यहाँ पर आपको जो पोजीशन दिखाई देगी वो किसकी देगी? श्रीलंका की। अगर श्रीलंका की यहाँ पर बात की जाए तो श्रीलंका और भारत के बीच में भी एक आपको चैनल दिखाई देता है जिसको कहा जाता है पाक जल संधि। तो यहाँ पर क्या दिखाई देगी आपको? पाक जल संधि। जल संधि का मतलब होता है कि जब दो जलीय निकायों के बीच में या दो स्थलीय निकायों के बीच में एक सकरा जलीय भाग दिखाई देता है उसको क्या कहा जाएगा? जल संधि। तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि। यहीं पर आपको कुछ पॉइंट और याद रख लेने हैं कि यहीं पर हमें पाक की खाड़ी भी देखने को मिलती है। तो पाक की जल संधि या पाक की खाड़ी, खाड़ी को इंग्लिश में गल्फ के नाम से जानते हैं, गल्फ या बे। और यहीं पर आपको मन्नार की खाड़ी भी देखने को मिलती है। और यहीं पर हमें रामेश्वरम वगैरह के क्षेत्र, और यहीं पर एक द्वीप है जिसको लेकर काफी ज्यादा विवाद है जिसको कहते हैं कच्चा तीबू द्वीप। तो इसको लेकर भी भारत और श्रीलंका के बीच में काफी ज्यादा डिस्प्यूट हमें देखने को मिलता है। तो ये श्रीलंका की कहानी हो गई। अब यहाँ पर आपको एक देश और मिलेगा जिसको कहा जाएगा मालदीव। तो मालदीव के साथ भारत की क्या सीमाएं हैं उसको समझे। तो बिल्कुल यहाँ दक्षिण में जाएंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा देश दिया हुआ जिसको कहा जाता है मालदीव। मालदीव के आप एक चीज और याद रखना यहाँ पर कि जब हम इस ग्रेट चैनल की बात करते हैं तो ये भारत का सबसे दक्षिणी क्षेत्र है। ये भारत की सबसे दक्षिणी सीमा को रेखांकित करता है और ये रेखा कितनी थी हमारी? लगभग 6 डिग्री। ये 6 डिग्री का चैनल भी कई बार आपको मिल जाएगा क्योंकि 6 डिग्री के बाद इंडोनेशिया की सीमा स्टार्ट हो जाएंगी। और यहाँ पर हम जानते हैं कि भारत की जो दक्षिणी सीमा को टच कर रहा था वो 8 डिग्री का चैनल टच करता। तो इसका मतलब है कि भारत की जो अंतिम सीमा है वो इस 8 डिग्री तक मिलेगी। तो 8 डिग्री तक भारत की सीमा मिलेगी, तो इसलिए इसको कहते हैं 8 डिग्री का चैनल। तो 8 डिग्री के चैनल के ऊपर भारत मिलेगा और 8 डिग्री चैनल के नीचे आपको क्या मिलेगा? मालदीव। तो हम कह सकते हैं कि 8 डिग्री चैनल और यहाँ पर कुछ द्वीप मिलते हैं जिनको हम इंडोनेशिया के द्वीपों के नाम से जानते हैं। तो कुछ बड़े द्वीप हैं, कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं। सॉरी, इनको कहा जाता है लक्षद्वीप के नाम से। तो लक्षद्वीप, तो यहाँ पर ये जो ग्रुप्स मिलेंगे इनको क्या कहेंगे? लक्षद्वीप समूह। तो लक्षद्वीप समूह में जाएंगे तो लक्षद्वीप समूह में दो द्वीप आपको मेन याद रखने। ऊपर वाले द्वीप को कहा जाता है कावारत्ती और नीचे वाले द्वीप को कहा जाता है मिनिकॉय।
तो कई बार आपसे ये क्वेश्चन आता है कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा चैनल है, 8 डिग्री का चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, या लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में, या हम ये कह सकते हैं ये भारत का हिस्सा है तो भारत और मालदीव के बीच में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो कावरत्ती और इसके बीच में जो चैनल आता है उस चैनल को कहा जाता है 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल किसके बीच में मिलता है, तो ये 9 डिग्री चैनल याद रखेंगे कावरत्ती और मिनिकॉय के बीच में मिलता है। तो इस तरीके से आप भारत की कुछ सीमाओं के बारे में याद रख सकते हैं कि कौन कौन सी सीमा, और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय सीमा भी हमें देखने को मिलती है जिसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा देखने को मिलती है। तो रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिलती है। यहाँ पर कई बार डूरंड रेखा को लेकर कंफ्यूजन होता है। तो डूरंड रेखा वर्तमान भारत में नहीं है, पहले ये भारत के बीच में थी लेकिन वर्तमान समय में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में मिलती है। क्लियर हो गया। तो ये उस समय पाकिस्तान और भारत के बीच में थी लेकिन वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में मिलती है। और मेक मोहन रेखा आपको चाइना के साथ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, म्यांमार के साथ ऐसा कोई सीमा रेखांकन हमें मिलता नहीं है। एक यहाँ पर बांग्लादेश में याद रख सकते हो जो त्रिपुरा वाला क्षेत्र है, तो त्रिपुरा के चारों तरफ की जो रेखा है उसको शून्य रेखा या जीरो रेखा के नाम से जाना जाता है। तो जीरो रेखा जो आपको मिलती है वो त्रिपुरा राज्य के साथ देखने को मिलती है। तो ये हमारे प्यारे भारत की कुछ सीमाएं थी जिसको हमने आज कंप्लीट कर लिया। कुछ डिस्प्यूट एरिया में आपको दिखा रहा हूं, उसको और समझने का प्रयास कर लें। यहाँ पर ये पूरे डायग्राम में देखेंगे कुछ आपको डिस्प्यूट देखने को मिलेंगे। जैसे इन डिस्प्यूट के अंदर देखेंगे तो ये पूरे का पूरा जो ग्रीन दिखाई दे रहा है इसी को कहा जाता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये जो पूरी की पूरी यहाँ से लाइन बनी हुई है, ये पूरी लाइन को, इस लाइन क्षेत्र को कहा जाता है LOC। ये लाइन क्या कहलाती है, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। इस लाइन और कंट्रोल का निर्धारण 3 जुलाई 1972 को किया गया था। और ये जो क्षेत्र है इसको अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो रेखा का निर्माण किया गया है इसको कहा जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो 1962 में लगभग निर्धारित की गई थी। तो ये क्लियर हो गया। तो ये अक्साई चीन से निर्धारित होती है और ये आपकी POK से निर्धारित करती है, जिसमें दो क्षेत्र मिलते हैं, एक बाल्टिस्तान का क्षेत्र और एक आपका गिलगिस्तान का क्षेत्र या गिलगित का क्षेत्र। अब यहाँ पर एक चीज और बहुत अच्छे से समझना कि ये जो सियाचिन वाला बेल्ट है, तो यहाँ पर एक बेल्ट मिलता है जिसको कहा जाता है सियाचिन क्षेत्र। तो ये सियाचिन क्षेत्र को भी काफी ज्यादा विवादित स्थल माना जाता है। और इस सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान के जो द्वारा जब अधिकार कर लिया गया था तो उसी को आजाद कराने के लिए हमने एक ऑपरेशन चलाया था 1984 में, जिसको कहा जाता है ऑपरेशन मेघदूत। विवाद क्या है यहाँ पर कि चाइना का पाकिस्तान का ये मानना है कि मेरा जो क्षेत्र विस्तार है इस लाइन से नहीं बल्कि मैं इधर से नहीं मुड़ूंगा, मेरा पूरे का पूरा क्षेत्र इस लाइन तक जाता है, तो यहां तक का क्षेत्र मेरे अधिकार के अंदर आएगा। भारत कहता है कि आपका क्षेत्र इस लाइन के इस तरफ रहेगा। तो इसीलिए सियाचिन को लेकर काफी ज्यादा डिस्प्यूट बना रहता है। तो भारत इसकी सीमा को इस तरफ ही सीमित रखता है। उसी के कारण दोनों देशों ने यह सहमति जताई थी कि कोई भी देश इसके ऊपर अधिकार नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने इनलीगल तरीके से इसके ऊपर अधिकार किया और हमने ऑपरेशन मेघदूत चलाकर इसको पूरा फ्री भी करवा दिया। और यहाँ पर ये जो POK का बेल्ट है इसको शंक्सगाम वैली के नाम से जाना जाता है। ये जो बेल्ट है ये POK का ही बेल्ट है, शंक्सगाम वैली का बेल्ट, जिसको पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को दे दिया गया था। तो यहाँ लिखा हुआ टेरिटरी सीडेड बाय द पाकिस्तान टू चाइना इन 1963। तो 1963 में ये क्षेत्र पाकिस्तान के द्वारा किसको स्थानांतरित कर दिया गया, चीन को स्थानांतरित कर दिया गया। अब यहाँ पर ये जो सियाचिन वाला क्षेत्र है इसको थोड़ा सा समझे। ये जो पूरे का पूरा सियाचिन वाला बेल्ट मिलता है और इसी के कॉर्नर में एक पॉइंट मिलता है जिसको NJ9842, मतलब एक चौकी टाइप की मिलती है जिसका नंबर क्या NJ9842। सियाचिन के दक्षिण में बिल्कुल एक चौकी मिलती है, बिल्कुल ट्राई जंक्शन पर स्थित है। यहां पर इस वाले डायग्राम को देखेंगे तो ये पूरे का पूरा सियाचिन का बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है यहां से। तो पाकिस्तान का मानना यह है कि उसका जो POK वाली जो LOC लाइन है, यहाँ पर जो LOC लाइन है वो LOC लाइन का निर्धारण इस जगह से किया जाना चाहिए और यहाँ इस हिसाब से
पूरे का पूरा जो सियाचिन ग्लेशियर है वो पाकिस्तान के अंडर में आता है, पीओके वाले बेल्ट में आता है। इसी को कहा जाता है पाकिस्तान से क्लेम्ड लाइन। मतलब ये लाइन पर क्या करता है, पाकिस्तान इस रेखा पर क्लेम निर्धारित करता है। लेकिन भारत में कहा है कि हम इस रेखा से अंदर पाकिस्तान को आने नहीं देंगे। इसी लाइन को कहा जाता है एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनल लाइन। तो ये एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनल लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसको कहा जाएगा ACP लाइन या AGPL। तो AGPL लाइन आपको याद रखना, ये बहुत कम पढ़ने को मिलती है। सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय प्रभुत्व को स्थापित करती है AGPL लाइन, जिसका नाम है एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनल लाइन, जो कहां मिलेगी आपको, सियाचिन ग्लेशियर में देखने को मिलेगी। इसके बाद जो पाकिस्तान के साथ हमारा विवाद है वो एक काफी ज्यादा विवादित स्थल है, जिसको कहा जाता है सर क्रीक विवाद। ये भी किसके साथ है, भारत और पाकिस्तान के साथ एक डिस्प्यूट एरिया देखने को मिल जाता है। तो ये आपके कुछ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के विवाद कंप्लीट होते हैं। तो अभी तक की क्लास में हमने, ठीक है, तो ये आपका यहां तक अंतरराष्ट्रीय विवाद की कहानी पूरी कंप्लीट होती है। तो ये दो जो क्लासें हमने कंप्लीट की हैं वो भारत का एक सामान्य परिचय की क्लासें थी। इसके बाद आपका जो विषय भूगोल दिया हुआ है भारत के भूगोल में, जहां पर भारत के फिजिकल ज्योग्राफी की हमें स्टडी करनी है। तो नेक्स्ट क्लास से जो हम स्टडी करेंगे वो भारत के भौतिक भूगोल की स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम भारत के भूगर्भिक इतिहास की स्टडी करेंगे, फिर भारत के अंदर विवर्तनिक की घटनाएं किस तरीके से घटित हुई है उनकी स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।